जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों एवं वर्तमान चुनौतियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों से। देखिए, स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी। कारण यह है कि अंग्रेजों ने जो भी आर्थिक नीतियां लागू की थी वो आर्थिक नीतियां अंग्रेजों के हित में थी, ना कि भारतीयों के हित में थी। इस वजह से भारत में आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक रही तथा 1947 तक आते आते भारत गरीब देश में तब्दील हो गया। साथ ही गरीबी, बेरोजगारी, खाद्यान्न समस्या जैसी कई विकराल समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में इन समस्याओं के समाधान के लिए तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को लागू किया गया था। साथ ही साथ सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, औद्योगिक नीतियों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास भी किए। सरकार अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए जब भी कोई नियोजित कार्यक्रम लागू करती है, कोई भी योजना लागू करती है, तो उससे अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो भी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं उनमें सबसे पहला कारण तो क्या हो जाएगा, शासकीय कदम हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, सरकारी नीतियां हो जाएंगी। तो सरकार जब भी जो है आर्थिक विकास के लिए जो भी नीतियां लागू करती हैं, चाहे वो औद्योगिक नीतियां हो, आर्थिक नीतियां हो या फिर नियोजित कार्यक्रम या पंचवर्षीय योजनाएं लागू करती हैं, तो उससे अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के ट्रेंड्स या प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। राइट। अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियों के दूसरा कारण यह है कि जब कभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या घरेलू स्तर पर कई प्रकार की विकट स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे युद्ध की वजह से या मंदी की वजह से, तो जब भी वैश्विक स्तर पर या हमारे देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर जो है कोई संकट आता है, जैसे महामारी हो जाएगी, बाढ़ हो जाएगी, प्राकृतिक आपदाएं हो जाएंगी, इन वजह से भी अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। तो दूसरा हो जाएगा घरेलू स्तर पर विकट क्या हो जाएंगी, स्थितियां हो जाएंगी। जैसे वर्तमान समय में क्या हो जाएगा, कोरोना महामारी हो जाएगी। तो कोरोना महामारी की वजह से भी अर्थव्यवस्था में जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। राइट। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ प्रवृत्तियां देखने को अवश्य मिलेंगी। राइट। और तीसरा कारण क्या है कि जैसे जैसे विज्ञान एवं तकनीक में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे लोगों के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। राइट। तो जैसे जैसे विज्ञान एवं तकनीक का विकास होगा, नए नए गैजेट्स जो है मार्केट में आएंगे। साथ ही साथ जो नई जीवन शैली है वो लोगों के द्वारा स्वीकार की जा रही है। इस वजह से भी अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं कि नई जीवन क्या हो जाएगी, पद्धति हो जाएगी। अर्थात जो लोग हैं वो वर्तमान समय में जो आधुनिक मशीनें हैं, आधुनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या मनोरंजन का क्षेत्र हो, लोग जो वर्तमान समय की नई तकनीक होती है उसको प्राथमिकता देते हैं। और इस वजह से जब कभी भी नई खोज होती है, नई तकनीक आती है, तो उससे भी अर्थव्यवस्था में जो है कई आमूलचूल परिवर्तन होते हैं या प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ पर उपभोक्ताओं की प्राथमिकता या फिर हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, उपभोक्ताओं की जो प्राथमिकता है वह भी समय के साथ में क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। और इन्हीं प्राथमिकताओं के परिवर्तन की वजह से भी जो है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होते हैं। राइट। तो इन सब कारणों की वजह से अर्थात जब कभी भी सरकार आर्थिक नीति, राइट, या औद्योगिक नीति या अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कोई अन्य नीति लागू करती है, तो उससे
प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। वैश्विक स्तर पर या घरेलू स्तर पर युद्ध की वजह से, महामारी की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से जब कभी भी विकट स्थिति उत्पन्न होती है या फिर आर्थिक मंदी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, उस समय पर भी अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान गति होती है एवं वर्तमान जो दिशा होती है, उन दोनों में परिवर्तन आता है। राइट, नई तकनीकी एवं नई वैज्ञानिक खोजों की वजह से भी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है या नई प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। और चौथा हो जाएगा उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं भी परिवर्तित होने से, नई जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग करना, इनसे भी जो है नई नई क्या होती है, प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। राइट, तो इस वजह से हमने समझा कि अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अब अगर हम देखें तो जो प्रवृत्तियां हैं, यहां से एमसीक्यूज जो वर्तमान समय में जो कुछ भी सरकार योजनाएं लागू कर रही है या अर्थव्यवस्था में जो भी अर्थव्यवस्था के जो जितने भी इंडिकेटर्स हुए उनमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वहां से जो है एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हम इस टॉपिक को इस तरीके से समझेंगे कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, साथ ही साथ एमसीक्यूज किसी भी तरीके से पूछे जाएं, कितने ही आड़े टेढ़े अगर प्रश्न भी पूछे जाएं तो आप उनको आसानी से समझते चले जाएं। राइट, तो हमने यहां पर जो है वर्तमान प्रवृत्तियों के कारणों को समझा और यह भी समझा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया था। साथ ही साथ 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था, अर्थात संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप सामने आया। और 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी या नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप में थी, परंतु 1991 के जो आर्थिक सुधार थे उनकी वजह से जो उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसकी पटरी पर हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में चल रही है। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, अगर सरकार इन पर कोई नीति बनाती है या हम इन पर ध्यान देते हैं तो अर्थव्यवस्था और तेजी से विकसित होती है। उदाहरण के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है, अर्थात जननांक की जो लाभांश की स्थिति भारत में है, परंतु यदि हम उस युवा आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य या कौशल प्रदान नहीं करेंगे तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होगी। फलस्वरूप हमारे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का भी प्रयास किए हैं और इस वजह से भी कई नीतियां लागू हो रही हैं और इन नीतियों की वजह से भी जो कुछ प्रवृत्तियां हैं वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो दो चीजें हैं वो आपको ये फोकस करना है। देखिए यहाँ पर जो है ये टॉपिक जो है हमारे मेंस के एग्जाम में भी है और प्री के एग्जाम में भी है। राइट, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान प्रवृत्तियां हैं वहां से एमसीक्यूज कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताना चलूंगा। और साथ ही साथ ये 3-4 चीजें आप याद रखें। एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इस वजह से सरकार जो है हर वर्ष नई नई योजनाओं को लागू करती है। साथ ही साथ कोरोना महामारी की वजह से भी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इन सब कारणों की वजह से कई प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, उन प्रवृत्तियों को हम एक एक करके समझते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा लॉकडाउन के बाद में वी शेप्ड आर्थिक सुधार लागू होना। दरअसल हमारे देश में जैसे ही कोरोना महामारी ने दस्तक दी, लॉकडाउन इंपोज हुए और उन लॉकडाउन के इंपोज होने की वजह से ही औद्योगिक क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो, दोनों बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए और हमारी जो अर्थव्यवस्था जो कि पॉजिटिव क्षेत्र में, राइट, पॉजिटिव टेरिटरी में ग्रोथ कर रही थी, वह एकदम से क्या हो गई, नेगेटिव टेरिटरी में आ गई और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो नकारात्मक हो गई। परंतु जैसे ही लॉकडाउन को हटाया गया, राइट, फर्स्ट वेव के बाद में, फिर सेकेंड वेव के बाद में, तो अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, अर्थात भारत सरकार ने ऐसे आर्थिक प्रयास किए, ऐसी नीतियां लागू की जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वी शेप रिकवरी
प्राप्त कर रही है। तो इस तरीके से एक चीज तो आप ये याद रखें, अगर यहां पर हम देखें तो वी शेप्ड रिकवरी आर्थिक उपायों की एक विशेष प्रकार की जो है प्रक्रिया होती है, जिससे आर्थिक मंदी से निकलने के लिए, राइट, आर्थिक मंदी से निकलने के लिए अर्थव्यवस्था को पुनर्बहाल करने के लिए आर्थिक प्रयास किए जाते हैं। और जब वो आर्थिक प्रयास किए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था जो कि किसी महामारी की वजह से या किसी अन्य घटना की वजह से अचानक से अगर उसकी वृद्धि दर में अगर कमी आती है तो इन आर्थिक उपायों की वजह से उस वृद्धि दर को पुनः हासिल किया जाता है, राइट। और चूंकि इन आर्थिक उपायों से जो वृद्धि दर होती है वो वी आकार की दिखाई देती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमने ये कह दिया कि ये जो पॉइंट है ये प्री कोविड हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले इस रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन इम्पोज हुए अर्थव्यवस्था की जो गिरावट प्रारंभ हो गई और जैसे ही हमने आर्थिक जो सुधार लागू किए उससे अर्थव्यवस्था में पुनः क्या हो गई, ग्रोथ हुई। और जब अचानक से ये ग्रोथ हुई तो इस तरीके से आर्थिक विकास की दर परिलक्षित हुई ग्राफ पर, और इसे ही क्या कहा जाता है, वी शेप्ड रिकवरी कहा जाता है, राइट। तो पिछले 2-3 वर्षों से ये वी शेप्ड रिकवरी या के शेप्ड रिकवरी चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से जो विभिन्न प्रकार की रिकवरियां हैं उनको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से दे पाए, राइट। एक होती है जेड शेप्ड रिकवरी। अब देखिए जेड शेप्ड रिकवरी क्या होती है कि देखिए जैसे यहां पर ये क्या हो जाएगा, अब मैं 3-4 डायग्राम बनाऊंगा तो यहां पर आप मान लेना कि यहां पर टाइम के बारे में लिख रहे हैं हम और यहां पर क्या हो जाएगा, जीडीपी के बारे में। तो समझिए जैसे अर्थव्यवस्था किसी विशेष दर से जो है गतिमान है, राइट। और जैसे ही कोई विशेष स्थिति उत्पन्न होती है या महामारी उत्पन्न होती है तो उससे अर्थव्यवस्था में क्या होती है, गिरावट आती है। तो ये अर्थव्यवस्था में क्या होगी, गिरावट आ गई। परंतु जैसे ही कुछ आर्थिक उपाय किए जाते हैं या लॉकडाउन को हटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में तेजी से क्या होती है, ग्रोथ होती है। और इतनी ज्यादा ग्रोथ होती है कि अर्थव्यवस्था अपनी पुरानी जो गति है उससे भी क्या होती है, अधिक स्तर पर पहुंच जाती है और थोड़ा पुनः क्या होती है, पुनः थोड़ा कम होती है और फिर जो उसकी जो पूर्व की स्थिति है वो उस पर बढ़ने लगती है। जैसे हमने कहा कि कोरोना से पहले 6% की वृद्धि दर से बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही कोरोना लॉकडाउन इम्पोज हुआ, राइट, लॉकडाउन इम्पोज हुए तो अर्थव्यवस्था नकारात्मक टेरिटरी में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही जो लॉकडाउन को हटाया गया तो अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से, हो सकता है कि लोगों की आवश्यकताएं बदल गई हो या बहुत ही ज़्यादा मांग बढ़ गई हो, राइट। तो इस वजह से अर्थव्यवस्था ने तेजी से वृद्धि दर की और पुनः थोड़ी बहुत गिरावट के साथ में अर्थव्यवस्था अपने पहले के स्तर पर आ गई। तो जब इसको हम ग्राफ पर देखेंगे तो ये जेड आकार का जो है, जेड टाइप की जो है रिकवरी हमको दिखाई देगी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जेड शेप्ड रिकवरी कहा जाता है। और सभी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था की जितनी भी रिकवरियां होती हैं उनमें सबसे जो अच्छी रिकवरी है, राइट, तो सबसे अच्छी है जो बेस्ट रिकवरी है वो जेड शेप्ड रिकवरी मानी जाती है, क्योंकि जो भी आर्थिक नुकसान होता है वो तेजी से उसकी भरपाई भी तुरंत की तुरंत हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था की, राइट, अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली की जो जेड टाइप रिकवरी है ये सभी रिकवरियों में सर्वोत्तम है। दूसरी क्या होती है, वी शेप्ड रिकवरी होती है, राइट। तो जब अर्थव्यवस्था एक नियत दर से वृद्धि करती है और अचानक से जब क्या हो, अचानक से लॉकडाउन इम्पोज होने की वजह से, अन्य स्थिति की वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट हो और अर्थव्यवस्था कुछ ही समय में, राइट, कुछ ही समय में, हो सकता है 3 से 4 माह हो, तो जब कुछ ही समय में अर्थव्यवस्था, राइट, अपनी पुरानी स्थिति में लौट आती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, वी शेप्ड रिकवरी कहा जाता है, राइट। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ ही समय में अपनी पुरानी स्थिति में या पुरानी जो आर्थिक वृद्धि दर है वो प्राप्त कर लेती है तो उसको ही क्या कहते हैं, वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वी शेप्ड रिकवरी हो जाएगा। इसके बाद में तीसरी हो जाएगी यहाँ पर यू शेप्ड रिकवरी हो जाएगी। तो जब अर्थव्यवस्था में गिरावट होती है और अर्थव्यवस्था
तेजी से अपनी पुरानी वृद्धि दर प्राप्त ना करने की बजाय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अपनी पुरानी वृद्धि दर को प्राप्त करती है, तो आपको यहाँ पर यू आकार की जो है, यू आकार का जो है यहाँ पर प्राप्त होगा, ग्राफ प्राप्त होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यू शेप्ड जो है रिकवरी कहा जाता है। तो सबसे अच्छी जेड शेप्ड रिकवरी मानी जाती है, फिर बी शेप्ड रिकवरी, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यू शेप्ड रिकवरी हो जाएगी। साथ ही साथ रिकवरियों के अन्य प्रकार भी हो जाएंगे, जैसे एक होती है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। इसमें अर्थव्यवस्था में पहले गिरावट होती है, फिर अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत वृद्धि होती है, लेकिन अचानक से फिर गिरावट होती है, फिर क्या होती है, वृद्धि होती है, और इस तरीके से अर्थव्यवस्था अपनी पुरानी जो वृद्धि दर है वह प्राप्त कर लेती है। तो इस तरीके की जो वृद्धि होती है इसको क्या बोला जाता है, डब्ल्यू शेप्ड क्या हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहां पर एल शेप रिकवरी, राइट। एल शेप रिकवरी जो जेड शेप रिकवरी की क्या हो जाएगी, जस्ट विपरीत प्रक्रिया हो जाएगी, राइट। जब अर्थव्यवस्था किसी नियत वृद्धि दर से आगे बढ़ रही होती है और जब आर्थिक संकट उत्पन्न होता है और अर्थव्यवस्था अपनी पूर्व की स्थिति में आ ही ना पाए, अर्थात जैसे यहाँ पर 6% की वृद्धि दर से ग्रोथ हो रही थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में गिरावट आई और अब अर्थव्यवस्था 1% की दर से या 2% की जो है बहुत ही कम स्पीड से क्या हो गई, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने लग गई। अर्थात आपको यहाँ पर एल आकार दिखाई देगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एल शेप्ड जो है रिकवरी कहा जाता है। और यह रिकवरी सबसे खराब रिकवरी मानी जाती है, या एल शेप्ड रिकवरी इज द वर्स्ट रिकवरी हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक और आपने चर्चा में सुनी होगी, के शेप्ड रिकवरी हो जाएगी। अब जो के शेप्ड रिकवरी है ये भी एक स्पेशल सिचुएशन होती है, राइट। जब अर्थव्यवस्था में गिरावट होती है, जैसे इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जब अर्थव्यवस्था में गिरावट के पश्चात कोई एक क्षेत्र में वृद्धि हो और दूसरे क्षेत्र में लगातार जो है नकारात्मक वृद्धि दर रहे, तो उस रिकवरी को क्या कहा जाता है, के शेप्ड रिकवरी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि यहां से ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र, राइट। तो ये कृषि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो जाएगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। और यहां से अगर हम देखें तो ये किसकी हो जाएगी, यहां पर इंडस्ट्रियल या औद्योगिक क्षेत्र, राइट। तो आपको पता होगा कि आगे जाके अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो ये देखिए तीनों, अगर हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है लगातार उसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही ये। परंतु अगर आप देखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र में क्या आई है, राइट। यहां पर 18-19 से 19-20 में 1.2 की गिरावट और 20-21 में 7-0, राइट। तो -7 की क्या है, नकारात्मक वृद्धि दर प्राप्त की थी। और फिर राइट, और यहां पर अगर हम देखें तो 2020-21 में 8.4 की। कहने का मतलब ये है कि आप समझिए यहां पर 2020-21 में जो है कृषि क्षेत्र ने पॉजिटिव वृद्धि दर प्राप्त की है, तो वहीं 2020-21 में औद्योगिक क्षेत्र और जो सेवा क्षेत्र है उसकी क्या है, नकारात्मक वृद्धि दर रही है। अर्थात अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र ने पॉजिटिव ग्रोथ रेट हासिल की है और औद्योगिक एवं सर्विस सेक्टर ने नकारात्मक वृद्धि दर प्राप्त की है। तो इस पॉइंट में अगर हम मान लें तो ये जो है क्या कहलाएगा, के टाइप की रिकवरी होगी, राइट। तो ये जो हो जाएगी क्या, के शेप्ड रिकवरी हो जाएगी। के शेप्ड रिकवरी का मतलब अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में वृद्धि, पॉजिटिव वृद्धि हो रही, तो कुछ क्षेत्रों में नेगेटिव वृद्धि हो रही है। ये इतने प्रकार की क्या हो जाएंगी, आर्थिक मंदी और पुनर्बहाली की जो है रिकवरी से संबंधित हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब दूसरा हो जाएगा यहां पर PLI स्कीम, राइट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो जाएगा, या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, राइट। तो कोरोना महामारी के दौरान ही राइट अर्थव्यवस्था को
अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए भारत सरकार ने PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की क्या की है, घोषणा की है। दरअसल अर्थव्यवस्था के या इस महामारी के दौर में सरकार के पास में इतने वित्तीय संसाधन नहीं है कि सरकार अधिक से अधिक जो है मार्केट में खर्च को बढ़ाए, और अगर खर्च नहीं बढ़ेगा तो मांग क्रिएट नहीं होगी और जिससे अर्थव्यवस्था पुरानी गति पर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए सरकार ने जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लागू किया है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें क्या होगा कि यदि निजी क्षेत्र का निजी क्षेत्र को कोई उद्यम लगातार क्या करता है, वृद्धि दर प्राप्त करता है और अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करता है, तो यदि कोई उद्यम लगातार उत्पादन में वृद्धि करता है और वह लगातार जो है उत्पादन बढ़ाता है, तो उसको उत्पादन के आधार पर या उसकी उत्पादन की वृद्धि के आधार पर उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, और अगर वो प्रोत्साहन होगा तो उससे कई और जो उद्यम है उनकी स्थापना होगी और इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में जो है सुधार होगा, और इस वजह से मध्यम अवधि में कम ही समय में उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष लाभ हो जाएगा। परंतु यदि हम इसके अप्रत्यक्ष लाभों की चर्चा करें तो इसके अप्रत्यक्ष लाभ ज्यादा हैं। उदाहरण के लिए क्या है कि यदि कंपनियों को अपने उत्पादन में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, तो उत्पादन में वृद्धि तभी होगी जब कंपनियां क्या करेंगी, निवेश करेंगी। अर्थात इस योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ कंपनियों को यदि उत्पादन में बढ़ोतरी करनी है और फायदा या प्रॉफिट अगर गेन करना है तो कंपनियां क्या करेंगी, नई तकनीक को भी प्राथमिकता देंगी। साथ ही साथ जो है विशेष जो विधियां हैं उनको स्वीकार किया जाएगा। अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश भी बढ़ेगा, नई टेक्नोलॉजी भी इन्वेंट होगी। साथ ही साथ हमारे जो उत्पाद हैं उनको अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचना है तो उसके लिए तकनीक बढ़ने से वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। अर्थात PLI स्कीम के द्वारा कम समय में ही या मध्यम अवधि में ही हमारे देश में जो सप्लाई में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। हमारे देश के प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। साथ ही साथ भारत जो विश्व आपूर्ति श्रृंखला है या वर्ल्ड सप्लाई चेन है, उसका क्या हो जाएगा, सदस्य बन जाएगा। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने PLI योजना लागू की है और इस योजना के तहत भारत सरकार 1.6 लाख करोड़ रुपए क्या करेगी, खर्च करेगी। और इसकी वजह से जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। दरअसल सरकार ने पहले ही 3 क्षेत्रों में यह योजना लागू कर दी थी। अब जो 2020 का अगर हम देखें 2020 में सरकार ने इसमें 10 क्षेत्रों को और इंक्लूड कर दिया है। तो इस तरीके से वर्तमान समय में यहां से जो MCQs बनेगा वो ये याद रखना कि अब जो PLI योजना है वो कितने क्षेत्रों में लागू हो चुकी है, 13 क्षेत्रों में लागू हो चुकी है। तो PLI जो योजना थी सरकार ने पहले ही 3 क्षेत्रों में लागू करके रखी थी। अब 13 क्षेत्र और जो हैं ऐसे हैं जिनमें इस योजना को लागू किया जा चुका है। हालांकि हम इस योजना को और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिलहाल में MCQs के लिए आप ये डाटा जो है याद रखें। पूछा जा सकता है कि PLI योजना कितने क्षेत्रों में लागू है, तो सरकार ने 13 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए हैं जिसमें जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की जाएगी और इसके तहत सरकार 1.46 लाख करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। अगली अगर हम प्रवृत्ति देखें तो सरकार ने अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए नेशनल पाइपलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इस कार्यक्रम का शुरुआत की है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए की गई है, जैसे मैंने बताया था कि बाजार में नए उद्योगों की स्थापना के लिए जरूरी है कि समग्र मांग में क्या हो, बढ़ोतरी हो।
परंतु यदि समग्र मांग में बढ़ोतरी नहीं है तो सरकार क्या कर सकती है, समग्र व्यय में वृद्धि कर सकती है। और समग्र व्यय का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यदि सरकार अवसंरचना को मजबूत करती है तो उससे मार्केट में क्या होगा, पैसा आएगा। और यदि समग्र व्यय में बढ़ोतरी होगी तो समग्र मांग में बढ़ोतरी होगी और उससे उद्योगों का क्या होगा, विकास होगा। इसीलिए सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की क्या की है, शुरुआत की है। और यदि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से अवसंरचना को विकसित किया जाएगा तो इससे देश में बड़े स्तर पर रोजगारों का क्या होगा, सृजन होगा। इसमें याद रखने वाली बातें ये हैं कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कार्यक्रम के माध्यम से सरकार 111 लाख करोड़ जो रुपए है ये क्या करेगी, खर्च करेगी। तो पहला डाटा तो यही हो जाएगा कि यहाँ पर 111 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे, राइट। और 2020 से लेकर 2025 के बीच में ये 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसमें से भी 39 जो परसेंटेज है वो केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे, राइट। 39% राज्य सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे और बचे यहां पर अगर हम देखें तो 22% जो है वो निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा, खर्च किया जाएगा या निजी क्षेत्र के द्वारा यहाँ पर निवेश किया जाएगा। और इनके माध्यम से हमारे देश में आवास है, राइट, स्वच्छ पेयजल हो जाएगा, राइट। तो स्वच्छ पेयजल, फिर उसके बाद में रेलवे लाइन हो जाएंगी, सड़क लाइन हो जाएंगी, इन सब में निवेश किया जाएगा, राइट। तो इस योजना के माध्यम से 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की 39%, राज्य सरकार की 39% और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 22% होगी। और ये 111 लाख करोड़ रुपया है, ये 2020 से 2025 के बीच में खर्च किया जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगला हो जाएगा यहाँ पर योजना आत्मनिर्भर भारत क्या हो जाएगा, पैकेज हो जाएगा, राइट। तो कोरोना महामारी से निकलने के लिए तथा भारत अपनी जरूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं से कर सके, अर्थात भारत आत्मनिर्भर हो सके, कोरोना महामारी से बाहर निकल सके और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, इसके लिए सरकार ने राहत पैकेज के रूप में आत्मनिर्भर भारत अभियान की क्या की है, घोषणा की है। और इस अभियान के तहत सरकार ने 20 लाख करोड़, ये डाटा आप याद रखें, राइट, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है, जो कि हमारे देश की जीडीपी का कितना है, 10% है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है। राहत पैकेज की घोषणा 2020 में की गई है, सरकार के द्वारा की गई है। और इस योजना के द्वारा सरकार या इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार 20 लाख करोड़ रुपए जो है अर्थव्यवस्था में खर्च करेगी, जो कि हमारे देश की जीडीपी का कितना है, 10% है। क्लियर। चलिए अब हम जो है बाकी के हमारे अर्थव्यवस्था में और कितनी क्या ट्रेंड्स हैं, तो अर्थव्यवस्था के ट्रेंड्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण है उसको हम यहाँ से पढ़ेंगे, राइट। तो प्री के एग्जाम के लिए ये जो पूरा का पूरा जो स्लाइड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं, इनके जो डाटा है वो आप बहुत अच्छे से याद रखें, राइट। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, जीडीपी वृद्धि दर, राइट। तो जीडीपी वृद्धि दर का ट्रेंड क्या है उसको समझते हैं। तो 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर थी 4%, राइट। और 2020-21 में कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में 7.3 की कितनी माइनस का 7.3 की जो है ग्रोथ रेट रही। फिर 2021-22 में अब यहां पर क्या हो जाएगा, अनंतिम अनुमान हो जाएगा। तो जो अनंतिम अनुमान है वो 2020-21 का है और जो पहला अग्रिम अनुमान है वो 21-22 के लिए है और अनुमानित जो है वो 2022-23 के लिए है। तो एग्जाम में भी एग्जैक्टली लिखा आएगा 2020-21 का जो डाटा है वो अनंतिम अनुमान है, राइट।
अर्थात सरकार ने जो अनुमान किया था उसके अनुसार। फिर उसके बाद में संशोधित अनुमान आता है, और जो संशोधित अनुमान रहता है वह आंकड़ा जो है वो लंबे समय तक के लिए स्थायी माना जाता है, राइट। फिर तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2020-21 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जीडीपी की वृद्धि दर -7.3 रही। फिर पहला अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद कितनी है, 9.2, और ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। और 2022-23 में अनुमान के अनुसार जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 8 से 8.5 के बीच में रहेगी। तो कुल मिलाकर जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 2021-22 में 9.2% रहने का, और 2022-23 में 8 से 8.5 रहने का जो है अनुमान किया गया है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर राजकोषीय घाटा हो जाएगा, राइट। तो राजकोषीय घाटा भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। सरकार की जितनी आय नहीं होती है और सरकार यदि उससे ज्यादा खर्च करेगी तो उससे राजकोषीय घाटे में क्या होगी, वृद्धि होगी, राइट। और जो राजकोषीय घाटा है वह भी जो है उसमें वृद्धि हो रही है। 2018-19 में जीडीपी का कितना था, ये 3.4% था। 19-20 में 4.6 हो गया है। और यहां पर अनंतिम वास्तविक जो अनुमान है उसके अनुसार 2020-21 में 9.2 होने की उम्मीद है, जो कि हाईएस्ट है, राइट। इसीलिए अगर आप याद रखें तो जो इस दशक में जो 9.2 है वो 2020-21 के लिए होने वाला है। तो 2020-21 में राजकोषीय घाटा 9.2 हो सकता है, और अगले वर्ष 21-22 के लिए कितना, 6.8 हो सकता है जीडीपी का, राइट। तो 2020-21 के लिए जीडीपी का 9.2, 21-22 के लिए जीडीपी का 6.8%। फिर अगला हो जाएगा मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति बढ़ने से जो आम आदमी होता है उसके जीवन स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, और जीडीपी को डब्ल्यूपीआई और कंबाइंड जो है सीपीआई में मापा जाता है। तो यहां पर डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों के आंकड़े आप याद रखें, राइट। तो अगर सीपीआई की चर्चा करें तो सीपीआई तो 2020-21 से सीपीआई में कमी होना शुरू हो गई है, परंतु जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, राइट, कंबाइंड प्राइस इंडेक्स और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें लगातार 2020-21 से क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। क्लियर। अब हम चर्चा करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भंडार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हमारे पास में पर्याप्त मुद्रा भंडार होगा तो हम विदेशों से क्रूड ऑयल है या हमारी आवश्यकता की वस्तुओं को आसानी से आयात कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ता जा रहा है। और किस में है ये आंकड़ा, बिलियन डॉलर में है। तो 2018-19 में 411 बिलियन डॉलर, 19-20 में 477, 20-21 में 577, और भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 2020-21 में, कब, 2020-21 में 633 बिलियन डॉलर जो है हो चुका है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 में, और डेट भी दी है 31 दिसंबर 2031 तक जो है 633 बिलियन डॉलर हो चुका है। अगला अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट, राइट। तो कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र की जो सकल मूल वृद्धि है, सकल मूल वृद्धि अगर हम देखें तो 2018-19 में थी 2.6%, 19-20 में 4.3%, 20-21 में 3.6%, और जो पहला अग्रिम अनुमान है 21-22 के लिए तो इसमें कृषि की जो वृद्धि दर है वो 3.9 होगी। इस तरीके से कोरोना महामारी में हमारी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र या कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन ही एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सकारात्मक वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है, राइट। वहीं पर अगर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, राइट, तो जो औद्योगिक वृद्धि दर है इसमें क्या हुई है, कमी आई है।
राइट। 18-19 में 5.3 की वृद्धि दर थी, जो कि 19-20 में 1.2 की हो गई, और 20-21 में औद्योगिक क्षेत्र बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, और 20-21 में जो औद्योगिक वृद्धि दर है वो 7% रही, और 2021-22 में अर्थात कोरोना पेंडेमिक के जाने के पश्चात जो है इस क्षेत्र में 11.8% की वृद्धि दर होने की उम्मीद है। तो यहां से प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि 2021-22 में पहले अग्रिम अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितने प्रतिशत हो सकती है, तो 11.8%। वहीं अब हम जो है सेवा क्षेत्र की भी चर्चा करते हैं। तो सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि दर है, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी 2018-19 में थी 7.2%, 19-20 में 7.2%। फिर कोरोना महामारी की वजह से 2020-21 में माइनस का 8.4 रहा। इसका तात्पर्य ये भी हुआ कि कोरोना महामारी से जो सबसे ज्यादा जिसमें नकारात्मक वृद्धि दर रही थी वो कौन सा हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहीं पे समझें तो औद्योगिक क्षेत्र की जो थी नकारात्मक वृद्धि दर थी -7, जबकि सबसे ज्यादा व्यापक तरीके से प्रभावित हुआ था सेवा क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र का कोरोना महामारी पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र प्रभावित हुए थे, जिसमें से सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा 8.4 की नकारात्मक वृद्धि दर प्राप्त की थी। क्लियर। और अगले साल इसमें 8.2% की वृद्धि दर होने की उम्मीद है। साथ ही साथ खाद्यान्न उत्पादन की चर्चा करते हैं तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें सकारात्मक वृद्धि दर रही थी, और भारत के खाद्यान्न उत्पादन में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। 2017-18 में 285 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ था, जिसमें चावल, गेहूं, मोटा अनाज और दालें क्या हैं, शामिल हैं। 2018-19 में 285, राइट। फिर 2019-20 में 297, और सबसे अच्छी चीज ये है कि 2020-21 में भारत का अनाज उत्पादन 308 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2021 में भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 308 बिलियन से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। साथ ही साथ कोरोना महामारी की वजह से जो महामारी के नियंत्रण में राज्यों ने भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी राज्यों को इस महामारी के दौर से निकलने में मदद की है, राइट। तो 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को सहायता दी है। सबसे पहली चीज तो यह है कि राज्यों की ऋण सीमा में वृद्धि की अनुमति दी गई है। दरअसल जो FRBM एक्ट है, राइट, FRBM एक्ट 2004 का, तो फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है, इसके तहत राज्य इस एक्ट के माध्यम से अधिक मात्रा में ऋण नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से वह इस स्थिति से निकलने में काफी कठिनाई महसूस कर रहे थे। इसलिए उनकी ऋण सीमा में वृद्धि की गई ताकि वो निजी क्षेत्र से ऋण लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को जो है पुनः क्या कर सकें, प्रारंभ कर सकें। साथ ही साथ GST की जो कमी है उसकी भरपाई के लिए भी राज्यों को सरकार ने ऋण दिया। साथ ही साथ पूंजी व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना भी जो है प्रारंभ की गई है। इस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों की मदद भी की गई है। साथ ही साथ हमने देखा है कि 2021-22 में जो GDP की वृद्धि दर है वो 9.2% रहने की जो है उम्मीद की गई है। तो इसके पीछे कारण क्या है ये आप समझिए। आर्थिक सर्वेक्षण में ये कारणों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि इनकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2020-21 में सबसे अधिक वृद्धि दर को प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्था होगी। उसका कारण क्या है कि हमारे देश में वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है और टीकाकरण हो रहा है, आपूर्ति पक्ष में सुधार किए जा रहे हैं, राइट। जो आर्थिक नियम है उनमें ढील दी जा रही है, निर्यात को मजबूत किया जा रहा है और पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा रही है, जिससे समग्र मांग में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था पुनर्बहाल हो जाएगी। साथ ही साथ सेवा क्षेत्र से संबंधित भी महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखें।
20 में विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.1% हो गई है। साथ ही साथ भारत में 2021-22 में 14,000 नए स्टार्टअप जो हैं उत्पन्न किए गए हैं या शुरू किए गए हैं, और 14,000 स्टार्टअप शुरू होने के साथ ही भारत दुनिया में तीसरा या विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन चुका है। साथ ही साथ आईटी एवं बीपीओ के क्षेत्र में जो दूरसंचार नियामक हैं उनको हटाने व अंतरिक्ष क्षेत्र को गैर सरकारी संस्थाओं के लिए खोले जाने के लिए भी प्रमुख सुधार किए जा रहे हैं। और भारत में ये जो आंकड़े हैं ये भी याद रखें, 2020-21 में 44 स्टार्टअप्स जो हैं उनको यूनिकॉर्न स्टेटस जो है मिल चुका है। तो 2021 में 44 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है, और इस तरीके से भारत में कुल यूनिकॉर्न का जो स्टेटस प्राप्त हुए कुल जो स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, 83 हो चुकी है। राइट। अन्य ट्रेंड्स को देखें तो हमारे देश में ग्रामीण कृषि का फेमिनाइजेशन हो रहा है और शहरी बाजारों का मैस्कुलाइजेशन हो रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे देश में एक तो क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति है, विच मीन्स हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन नहीं हो रहे हैं। इस वजह से जो ग्रामीण नागरिक हैं वो रोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं या माइग्रेट हो रहे हैं। राइट। और इस वजह से जब अगर हम देखें तो जो मेल पर्सन होता है फैमिली मेंबर में, जो मेल पर्सन होता है, मेल पर्सन ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरी क्षेत्रों में आ रहा है। राइट। इसीलिए ग्रामीण जो कृषि है, अब भाई सीधी सी बात है, यदि गांव के जो जितनी भी मेल मेंबर है यदि वो कहाँ आ जाएंगे, शहर आ जाएंगे, तो जो खेती बाड़ी है वो किसके द्वारा संभाली जाएगी? उसी फैमिली की जो फीमेल है उनके द्वारा खेती को संभाला जा रहा है या खेती कार्य किए जा रहे हैं। इस तरीके से ग्रामीण कृषि का क्या हो रहा है? फेमिनाइजेशन हो रहा है। राइट। तो वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है या कृषि का फेमिनाइजेशन हो रहा है, और चूंकि रोजगार के सृजन के लिए जो मेल मेंबर है वो शहर आ रहे हैं, इसलिए शहरी बाजारों का मैस्कुलाइजेशन हो रहा है। साथ ही साथ वर्तमान समय में तकनीक आधारित जो गिग इकोनॉमी है वह भी विकसित हो रही है और भारत गिग इकोनॉमी की ओर अग्रसर हो चुका है। गिग इकोनॉमी से तात्पर्य हुआ कि अर्थव्यवस्था में ऐसी सेवाएं, राइट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रोजगार उपलब्ध कराती हैं, उनसे संबंधित सेवाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा? ओला हो जाएगा, राइट, उबर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? जोमेटो हो जाएगा, राइट, जोमेटो हो जाएगा। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी ओला का ड्राइवर है या जो भी जोमेटो का प्रोवाइडर है, कुल मिलाकर अगर देखें तो इनको रोजगार कंपनी दे रही है, लेकिन कंपनी जो है भोजन का उत्पादन स्वयं नहीं करती है। एक तरीके से अगर हम देखें तो जो रेस्टोरेंट है वहां से खाना बन रहा है, एक क्या हो जाएगा? ग्राहक हो जाएगा, उस तक खाना पहुंच रहा है, और जो डिलीवरी बॉय है वो क्या कर रहा है? भोजन को पहुंचा रहा है। इस तरीके से हमारे देश में कई सेवाएं जो हैं विकसित हो रही हैं, और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो चाहे आपके घर में कोई भी कार्य करना हो, राइट, आपको सैलून की सुविधाएं भी लेनी हो, तो सभी प्रकार की सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। अर्थात भारत जो है गिग इकोनॉमी की ओर अग्रसर हो रहा है। साथ ही साथ हमारे देश में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए और उनको योग्य बनाने के लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई है, जिसकी वजह से जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे देश में वित्तीय समावेशन, राइट, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सेक्टर से या बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए जन धन जो योजना है वो लागू की गई है और इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था में अभी जननांकीय लाभांश की स्थिति है,
और भारत दुनिया का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। भारत की जो 64% जनसंख्या है वो 15 से 60 आयु वर्ष में सम्मिलित होती है। अर्थात हमारे देश की युवा आबादी है, आश्रित आबादी कम है, इस वजह से अर्थव्यवस्था में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसे उद्यमी जिनके पास में अच्छे कोई भी व्यापार करने का, उद्योगों की स्थापना करने का विचार तो है लेकिन पैसा नहीं है, उनके लिए स्टार्टअप जो इंडिया है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो इनोवेशन है उसको भी महत्व दिया जा सके। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने का तथा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भी कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे हेल्थ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हो जाएगी ताकि मृदा को वही उर्वरक दें जिसकी मृदा को आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य कार्ड हो जाएगा, हरित क्रांति हो जाएगी, नीली क्रांति हो जाएंगी। इनको प्राथमिकता दी जा रही है ताकि कृषि को बढ़ावा मिल सके। साथ ही साथ जो कृषि अर्थव्यवस्था है वह सेवा अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था 73% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी और सबसे अधिक योगदान भी कृषि का था, परंतु वर्तमान समय में केवल और केवल 43% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हैं और देश की जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो केवल कितना है 17% है, परंतु वहीं सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 55% के लगभग हो चुका है। इसी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था से सेवा अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो चुकी है। साथ ही साथ देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए या उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1991 में एलपीजी प्रोग्राम्स लागू किए गए तथा वर्तमान समय में मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो जाएगा जिसके तहत भारत को विनिर्माण हब या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी जो है ब्रांचेस खोली जा रही हैं, अर्थात बैंकिंग पेनिट्रेशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से ग्रामीण लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ पाएंगे और वह इसका लाभ ले पाएंगे। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हो रही है, जो कि हमने देखा है कि भारत में $633 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार हो चुका है। साथ ही साथ जो ज्ञान आधारित सूचना सेवाएं हैं एवं सेवा क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। क्लियर? और इन फैक्ट्स को जो है हम देख चुके हैं कि 7.3 की जो प्रतिशत गिरावट हुई थी 2020-21 में और आने वाले समय में 9.2 या 3% की वृद्धि दर होने की क्या है उम्मीद है। ये पॉइंट आप विशेष रूप से याद रखें। वर्ष 2022-23 में जीडीपी की जो अनुमानित वृद्धि दर है वह कितनी होगी 8 से 8.5 होगी। साथ ही साथ जो समग्र सेवा क्षेत्र है उसमें 2020-21 में 2020-21 में 8.2% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था के ट्रेंड्स। अब हम अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में चुनौतियां कई कारणों से आती हैं। घरेलू स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, या फिर जो है राजनीतिक अस्थिरता है, या फिर मंदी की स्थिति छाई हुई है, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा है या महामारी है। इनकी वजह से अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था PPP के आधार पर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं नॉमिनल जीडीपी के आधार पर छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कि कई चुनौतियां विद्यमान हैं और कई बड़ी चुनौतियां हैं जो कि आर्थिक विकास में तथा उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में बाधक साबित हो रही है। वहीं हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ संरचनात्मक चुनौतियां भी हैं, जैसे हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र
का विकास तो हो रहा है, लेकिन अभी भी उच्च औद्योगिकरण नहीं हो पाया है। वहीं सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है, तो सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ोतरी तो हो रही है, परंतु इनकी बढ़ोतरी की तुलना में कृषि जो क्षेत्र है या कृषि जो क्षेत्र है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र है, उसमें आर्थिक विकास उच्च गति से नहीं हो पा रहा है। राइट, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी और कई चुनौतियां हैं जिनको हम इस जो है फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। राइट, तो कुछ जो सामान्य चुनौतियां हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में मौजूद है, तो सामान्य चुनौतियों में हो जाएगा अकुशल समुचित विकास ना होना, या बढ़ती जनसंख्या भी एक चुनौती है, व्यापक बेरोजगारी हो जाएगी। राइट, तकनीकी पिछड़ापन हो जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित ना हो पाना हो जाएगा, उद्योगों का समुचित विकास ना हो पाना हो जाएगा, साथ ही साथ लॉकडाउन जैसी स्थिति से जो है उपभोग में कमी आ रही है, इससे समग्र मांग में कमी होगी, और समग्र मांग में कमी से जो है सप्लाई जो है हमको कम करना पड़ेगा, जिससे उद्योग धंधों में छटनी होगी। साथ ही साथ कोरोना महामारी को लेकर कई समस्याएं हैं, और क्या हो जाएगा, व्यापक जो गरीबी है। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं। इसके अलावा भी और कई अन्य समस्याएं हैं जिनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा व्यापक गरीबी हो जाएगा। भारत की जो जनसंख्या है वो दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी भारत में पाई जाती है, और उस बड़ी आबादी के अनुपात में हमारे देश में उतने अधिक प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद नहीं है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था भी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे देश में व्यापक गरीबी मौजूद है। और रंग राजन समिति की अनुसार वर्ष 2011-12 में देश के 29.5% लोग, अर्थात 10 में से 3 जो लोग हैं वो व्यापक गरीबी से व्याप्त हैं या व्यापक गरीबी से परेशान हैं। साथ ही साथ हमारे देश में मनरेगा जैसे कार्यक्रम की वजह से यह सरकार ने भरसक प्रयास किए कि गरीबी को दूर किया जाए, और इसमें काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई, परंतु कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन इम्पोज हुए, जिससे लाखों की संख्या में लोगों के रोजगार जो है छूट गए या चले गए। इस वजह से पुनः लाखों लोग गरीबी के दुष्चक्र में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरी समस्या हो जाएगी बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी बहुत ही ऊंचे स्तर पर है। साथ ही साथ दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी भारत के पास है, और यदि इस युवा आबादी को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए, तो यह भारत की आबादी या भारत के लिए प्रोडक्टिव होगी। वहीं अगर इस आबादी को ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अर्थात बेरोजगारी बढ़ेगी, तो इससे कई और समस्याएं बढ़ने की भी उम्मीद है। तो इस युवा आबादी के लिए रोजगार का सृजन होना अति अनिवार्य है। साथ ही साथ भारत में ऐच्छिक बेरोजगारी, राइट, प्रचंड बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, लगभग सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। राइट, तो एक और हमारे देश में बेरोजगारी, बहुत ही अधिक बेरोजगारी है, साथ ही साथ व्यापक गरीबी भी उपलब्ध है। और जैसे तैसे हम इन समस्याओं से निकल रहे थे कि कोरोना महामारी की एंट्री हो गई। राइट, और कोरोना महामारी की वजह से जो भी शासकीय प्रयास किए गए थे उन पर पानी फिर चुका है, और अब पुनः कई लोग जो हैं गरीबी के दुष्चक्र में प्रवेश करेंगे, और लाखों लोगों की जो है रोजगार फिर से छिन गए हैं, अर्थात इससे और अधिक जो है बेरोजगारी बढ़ेगी। साथ ही साथ आप आज वर्तमान समय में खबरों में चल रहे होंगे कि जो बेरोजगारी है वो वर्तमान समय में चरम पर है। अगला हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। साथ ही साथ 2050 तक जनसंख्या के मामले में भारत चीन से आगे निकल जाएगा। राइट, ये अच्छी बात नहीं है कि हम चीन से आगे हो रहे हैं, लेकिन किस मामले में, जनसंख्या के मामले में। और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कई सुविधाएं उत्पन्न कराना एक राष्ट्र के तौर पर जो है बहुत ही समस्या उत्पन्न होने वाली है, या यह सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। साथ ही साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों की जो व्यापक ऋण है उसकी समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार जो भी
महामारी से निपटने के लिए या जो भी विकास कार्य कर रही है उसके लिए ऋण ले रहे हैं। और ये स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि सरकार को कई बार सरकार क्या करती है, ऋण ले लेती है और उस ऋण का इतना ज़्यादा ब्याज होता है कि उससे हम एक नई योजना क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अर्थात भारत कई सामाजिक उत्थान के लिए या कई अच्छी अच्छी 2-3 योजनाएं जो पूरे भारत राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो सकती थी, उन योजनाओं के लिए जितना पैसा खर्च होता उतना पैसा भारत सरकार ऋण के ब्याज के रूप में जो है दे देती है। इसीलिए ये जो व्यापारिक ऋण की समस्या है यह भी एक चुनौती है। फिर कर वंचना हो जाएगा, टैक्स एवेजन हो जाएगा। लोग हमारे देश में जो है टैक्स देते नहीं है, कई कारणों की वजह से टैक्स को छुपाते हैं और इस वजह से जो है काला धन भी बढ़ रहा है। तो टैक्स एवेजन की वजह से और काला धन की वजह से पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो रही है और यदि हमारे देश में काला धन बढ़ेगा तो इससे महंगाई में बढ़ोतरी होगी और भी कई प्रकार की समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ हमारे देश में जो एनपीए है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, राइट, ये भी बढ़ रही हैं और ये बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए क्या होता है कि बैंकें जो भी लोन देती हैं, यदि उस लोन की रिकवरी नहीं हो पाती है तो वह एनपीए के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बैंकों के पास में जो भी जमा पूंजी है, राइट, बैंकों के पास में जो भी जमाएं होती हैं बैंकें उसको लोन में दे देती हैं और यदि ये लोन रिकवर नहीं होगा तो सीधी सी बात है बैंकों की जो साख सृजन क्षमता है वह कम हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि बैंकें जो कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए, हर क्षेत्र के लिए जो पूंजी उपलब्ध कराती थी वो पूंजी उपलब्ध कराने में भी क्या हो जाएंगी, असमर्थ हो जाएंगी। साथ ही साथ यदि इस एनपीए के बढ़ने से यदि बैंकें कोलैप्स होती हैं, राइट, कोलैप्स होती हैं तो उससे लोगों का बैंकिंग सेक्टर से जो है भरोसा उठ जाएगा और लोग अपनी जो सेविंग्स है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे। फलस्वरूप क्या होगा कि जो जितना भी पूंजी है या कैपिटल है वो मार्केट में मोबिलाइज नहीं होगा और इसकी वजह से फिर और कई समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, राइट। अगला हो जाएगा हमारे देश में आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन योजनाएं इतनी ज़्यादा अधिक हैं कि जो लाभार्थी होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये भी योजना है, राइट। तो कई योजनाएं होती हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन योजनाओं में कोई भी समन्वय नहीं है। अगर योजनाओं को पूल किया जाए, उनको बेहतर तरीके से उनमें समन्वय किया जाए तो जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको बेहतर तरीके से सामाजिक लाभ प्राप्त होगा। हमारे देश में उत्पादन है, वितरण है या भंडारण है, इनकी भी समस्याएं बनी हुई हैं और विशेषकर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, राइट, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, भंडारण क्षमताएं नहीं है। इस वजह से जैसे ही बम्पर पैदावारी होती है तो प्याज हो, सब्जियां हो, राइट, उनको किसानों को सड़कों पर फेंकना पड़ता है क्योंकि उनको वाजिब रेट नहीं मिलते या उतना भी उनको दाम नहीं मिलता कि उन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो निकल जाए। साथ ही साथ हमारे देश में जो उपभोग खर्च है उसमें कमी आ रही है और उपभोक्ताओं की प्रकृति में भी क्या है, बदलाव आया है, राइट। और जो कंजप्शन है वो कोरोना महामारी की वजह से लोगों की जो जॉब्स छिनी है उनकी वजह से और कम क्या होगा, कंजप्शन होगा और अगर डिमांड कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा और उत्पादन कम करने के लिए रोजगारों की छटनी की जाएगी। साथ ही साथ हमारे देश में लंबे समय से श्रम सुधारों की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। फिर हमारे देश में जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनमें से कई योजनाओं में जो लाभार्थी हैं वो कैसे हैं, एक तरीके से काल्पनिक लाभार्थी हैं, वेग लाभार्थी हैं, जिसकी वजह से जो वास्तविक लाभार्थी है उसको तो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो फेक लाभार्थी हैं, राइट, वो उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसीलिए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए लाभार्थियों की पहचान होना बहुत जरूरी है और जो वास्तविक लाभार्थी हैं उन तक योजना का लाभ पहुंचाना उससे भी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। फिर हमारे देश में औद्योगिक विकास के लिए जो निम्न अवसंरचना है,
अच्छी सड़कें नहीं हैं, राइट, सड़कें हैं फिर पोर्ट हो जाएंगे, एयरपोर्ट हो जाएंगे, कई मूलभूत सुविधाओं की हमारे देश में कमी है। और मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है जिससे लोगों की जो क्रय शक्ति है उसमें कमी आ रही है। साथ ही साथ हमारा देश जो है अन्य देशों के साथ में विदेशी व्यापार करता है, और जो भुगतान संतुलन है जिसको हम विदेशी व्यापार में बहुत अच्छे से समझेंगे, तो जितना ज़्यादा भुगतान संतुलन बढ़ेगा, राइट, कुल मिलाकर अगर भुगतान संतुलन बढ़ेगा तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर हमारे देश में आर्थिक विकास के लिए उद्योगों को महत्व दिया जा रहा है, जो कि सही भी है, परंतु हमारे देश में जो है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन, तो एक तो अविवेकपूर्ण दोहन हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, और जलवायु परिवर्तन, इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, राइट, वह नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में तकनीकी पिछड़ापन है, कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर उतना ज़्यादा खर्च ही नहीं करती हैं। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में इन्वेंट नहीं हो पाएगी। तो हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उतना फोकस नहीं है, और इसकी वजह से तकनीकी पिछड़ापन है। इस वजह से भारत देश में जहाँ पर कई प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं, राइट, सस्ता श्रम पाया जाता है, इसके बावजूद भी हम महंगी कारें हैं, लैपटॉप हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को विदेशों से आयात करते हैं। सोचिए, हमारे देश में सब संसाधन है, केवल और केवल तकनीक नहीं है। अगर तकनीक भी आ जाएगी तो भारत कई जो आयातित वस्तुएं हैं उनको प्रतिस्थापित भी कर सकता है। साथ ही साथ हमारे देश में औद्योगिक विकास भी नहीं है, और हमारे देश में जो उद्योगों की स्थापना है वह भी फायदे में नहीं है, लगातार घाटे में जा रही हैं। इस वजह से कई औद्योगिक इकाइयां रुग्ण इकाइयों के रूप में परिवर्तित हो रही हैं, और अगर अर्थव्यवस्था में इसके लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य में कमी की वजह से जो अकुशल श्रमिक हैं उनकी संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और यदि हमारे देश की आबादी अकुशल रहेगी, शिक्षित नहीं होगी, तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, उनका हम दोहन आसानी से नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है, और इतना ज़्यादा क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है कि जो अच्छी सुविधाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, राइट, रोजगार की हो, वो सभी शहरों में है। इसी वजह से वर्तमान समय में शहरों पर दबाव बढ़ रहा है। लोग रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए तथा व्यवसाय के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ शहरों पर भी दबाव बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था में अगला अगर पॉइंट देखें तो निजी क्षेत्र तथा विदेशी निवेश, राइट, निजी क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने की चुनौती बनी हुई है, और जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब हमारे देश में अवसंरचना अच्छी होगी। साथ ही साथ बैलेंस शीट में उत्पन्न असंतुलन, तो बैंकिंग क्षेत्र में यदि बैलेंस शीट में असंतुलन होगा, राइट, एनपीए बढ़ेगा, और बैंकों की जो देनदारी है, सीधी सी बात है, बैंकों की जो लायबिलिटीज होती है, राइट, वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और बैंकों की जो असेट होती है वो क्या होती है, लोन होती है। तो बैंकों की जो असेट है वो लोन होती है, और यदि लोन ही रिकवर नहीं होंगे तो बैंकों की असेट कम होती जाएंगी, और इस वजह से जो देनदारियां हैं, डिपॉजिट्स हैं, वो क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी, जिससे हमारा पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, राइट। फिर क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति बनी है, राइट, और जो प्रव्रजन है, राइट, माइग्रेशन है, इसकी भी समस्या बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही है, और इसका अच्छा उदाहरण हो जाएगा आरकेप हो जाएगा, राइट। भारत ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जो है पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि हमें पता है अगर हम पार्टिसिपेट कर लेते तो हमारे एग्री जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो न्यूजीलैंड जैसे देशों से क्या होते, मात खा जाते। अर्थात हमारे देश में जो भी उत्पादन हो रहा है वो
अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं हो रहा है, अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था विकसित तो हो रही है लेकिन अंतरराष्ट्रीय सामंजस्य स्थापित अभी भी नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हमारे जो शासकीय तंत्र है उसमें भ्रष्टाचार है, राइट, भ्रष्टाचार हो जाएगा, लाल फीताशाही हो जाएगी और पक्षपात जैसी समस्याएं भी जो हैं विद्यमान है। तो इस तरीके की कई समस्याएं अर्थव्यवस्था में बनी हुई हैं। अब इन चुनौतियों का और इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का समाधान इन उपायों से हो सकता है। यदि हम रोजगार सृजन करेंगे तो हमारी जो युवा आबादी है, राइट, और हमारे देश की जो मानव संसाधन है उसका हम इष्टतम प्रयोग कर पाएंगे। अधोसंरचना का विकास होगा तो उससे निवेश भी आकर्षित भी होगा, निवेश आकर्षित होगा, उद्योगों की स्थापना होगी, रोजगार बढ़ेंगे, समग्र उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में विकास होगा। कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे देश का जो मानव संसाधन है उसका हम बेहतर तरीके से उपभोग कर सकें। समावेशी विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि एक और जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण संरक्षण है, राइट, इन जैसी पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया जा सके तो साथ साथ हमारे देश में विकास भी हो सके। उत्पादन एवं उपभोग को सुनिश्चित करना, फिर नीतियों को, जो जितनी भी नीतियां हैं उनको कुशलता से उनको लागू करना ताकि वास्तविक हितग्राहियों तक जो जितनी भी सेवाएं हैं वो पहुंच सकें। फिर जो गरीबी है उसके उन्मूलन के लिए व्यापक एवं ठोस रणनीति बनाना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना ताकि लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी हो सके, क्रय शक्ति बढ़ेगी, समग्र मांग बढ़ेगी, फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण विकास पर भी जोर देना चाहिए और भी अन्य कई जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य को भी जो है महत्व दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो वर्तमान चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जा सकता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।